Hey guys, I Anshuman welcome you all in my Commerce Gateway classes and in my ninth video of basic accounting terms, that is second chapter of accounts. In our previous class, we have understand the concept of debtors, creditors, bill receivable, bills payable, trade receivable and trade payable. Hope so the concept is clear to all of you. I am telling once again that if you have any doubt, you can contact me on my number given in the slide share. So in today's class, we will be dealing with some more concepts of accounting. So let's get started to our terms. बैंक ओवरड्राफ्ट, ठीक है। बैंक ओवरड्राफ्ट को हम एक एग्जांपल से समझेंगे, फिर उसके बाद हम आपको डेफिनेशन से समझाएंगे, ठीक है। तो समझते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट का कॉन्सेप्ट क्या है, क्या कहना चाहता है बैंक ओवरड्राफ्ट, या मतलब क्या होता है बैंक ओवरड्राफ्ट का, ठीक है। सपोज करिए ये ए है और ये बी है, ठीक है। ए यानी मैं और बी यानी मेरा फ्रेंड, ठीक है। मैंने चेक इशू करा, मैंने बी को चेक इशू करा 30,000 का, ठीक है। कितने का? 30,000 का मैंने बी को चेक इशू करा, ठीक है। जबकि मेरे बैंक में डिपॉजिट है 20,000 का, ठीक है। कितने का है? 20,000 का है, ठीक है। मैंने अपने दोस्त को चेक इशू करा 30,000 का, जबकि मेरे बैंक में डिपॉजिट है 20,000 का। ये के का मतलब भी 1000 रिप्रेजेंट होता है, तो यहाँ कंफ्यूज मत हो जाइएगा कि के का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो एक बात बताइए, क्या मेरा चेक क्लियर हो जाएगा? आप लोग बताइए, मेरा चेक क्लियर हो जाएगा? नहीं क्लियर होगा, क्योंकि चेक मैंने दिया है या चेक मैंने इशू किया है 30,000 का और मेरे अकाउंट में जमा है सिर्फ 20,000 रुपए। तो होगा क्या, मेरा चेक बाउंस हो जाएगा, जिसे बोलते हैं डिसऑनर। मीन्स वो चेक वापस मेरे पास आ जाएगा और मेरे को कुछ फाइन भी देना पड़ेगा या कुछ बैंक चार्जेस भी देने पड़ेंगे बैंक चेक डिसऑनर की वजह से, ठीक है। तो अब बैंक ने मुझे फैसिलिटी दे रखी है कि मेरे अकाउंट में अगर 50,000 रुपये नहीं है, तब भी मैं 50,000 तक निकाल सकता हूँ, ठीक है। बैंक ने मुझे फैसिलिटी दे रखी है कि मेरे अकाउंट में अगर 50,000 नहीं, तब भी मैं 50,000 तक निकाल सकता हूँ। मैंने 50,000 एज ए एग्जाम्पल के तौर पे लिया हुआ है मैं आपको समझाने के लिए, ठीक है। 50,000 अगर मेरे डिपॉजिट में नहीं है, मेरे बैंक डिपॉजिट में नहीं, तब भी मैं 50,000 तक अमाउंट निकाल सकता हूँ, ठीक है। अब इसी फैसिलिटी को बोलते हैं हम लोग ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, ठीक है। अब 20,000 तो मेरे बैंक में ऑलरेडी है, ठीक है। मेरे को देना कितना है, ठीक है। 20,000 तो मेरे बैंक में ऑलरेडी है, तो मेरे को देना कितना है? 10,000 देना है। तो 10,000 मैं चाहूँ तो यहाँ से विड्रॉ कर सकता हूँ, 10,000 मेरे को देना। तो अब क्या होगा, अब मेरा चेक हो जाएगा क्लियर और मेरा चेक बाउंस नहीं होगा, ठीक है। तो बैंक ने जो मुझे फैसिलिटी दी है कि जो मेरे अकाउंट में जमा है उससे ज़्यादा तक का मैं निकाल सकता हूँ, तो उस फैसिलिटी को हम लोग कहते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, ठीक है। उस फैसिलिटी को हम लोग कहते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। मैं एक बार और रिपीट कर रहा हूँ कि बैंक ने जो मुझे फैसिलिटी दी है कि जो मेरे अकाउंट में जमा है, उस जो मेरे अकाउंट में जमा है उससे ज़्यादा तक का मैं अमाउंट निकाल सकता हूँ, विड्रॉ कर सकता हूँ, तो उस फैसिलिटी को हम लोग कहते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, ठीक है। एक बात और, बैंक ने आपको फैसिलिटी फ्री में तो दी नहीं होगी, ठीक है। बैंक ने आपको फैसिलिटी तो फ्री में दी नहीं होगी, आपके लिए लायबिलिटी है, क्योंकि क्योंकि जो भी बैंक से आप अमाउंट विड्रॉ करोगे, ठीक है, बैंक आपसे इंटरेस्ट चार्ज करेगी, ठीक है। जो भी आप अमाउंट बैंक से विड्रॉ करोगे या जितना अमाउंट आप बैंक से विड्रॉ करोगे, उतना आपको बैंक आपसे इंटरेस्ट चार्ज करेगी, क्योंकि ये लोन ही तो है, बैंक से लोन ही तो ले रहे हो, लेकिन ये टेम्परेरी बेसिस पर होता है, ठीक है। लेकिन जब आप इसको आप नेक्स्ट मंथ आप इसका पेमेंट कर दोगे अलॉन्ग विद इंटरेस्ट, तब ये आपका रिन्यू हो जाएगा, ठीक है। तो इसी को कॉन्सेप्ट को कहते हैं हम लोग बैंक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। और एक बात और है, बैंक की फैसिलिटी सभी को नहीं देती है, ठीक है। बैंक की फैसिलिटी सभी को नहीं देती, जिसकी बैंक में अच्छी टर्नओवर है, अच्छी गुडविल होती है, अच्छे रिकॉर्ड्स होते हैं, सिर्फ उन्हीं को फैसिलिटी दी जाती है, ठीक है। तो ये था कंसेप्ट बैंक ओवरड्राफ्ट का, होप सो आपको क्लियर हुआ होगा। अब डेफिनेशन के तौर पर पढ़ते हैं। इट इज अ फैसिलिटी प्रोवाइडेड बाय द बैंक बाय विच वी कैन विथड्रॉ द अमाउंट फ्रॉम द बैंक मोर देन द अमाउंट वी हैड डिपॉजिटेड इनटू द बैंक। जितना मैंने अमाउंट मेरे बैंक डिपॉजिट में है, उससे ज़्यादा तक का मैं अमाउंट विड्रॉ कर सकता हूँ, ठीक है। लेकिन उसके बदले में क्या होता है, बैंक चार्जेस इंटरेस्ट ऑन दैट एक्सेस अमाउंट। जितने का मैंने अमाउंट विड्रॉ किया, उतने का मेरे से बैंक
जितने का मैंने एक्सेस अमाउंट बैंक से विड्रॉ किया उतने का बैंक मेरे से इंटरेस्ट चार्ज करेगी। इट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ करंट लायबिलिटी, क्योंकि ऑब्लिगेशंस है, मेरे को वो पे करना है, ठीक है। तो इसीलिए इसको करंट लायबिलिटीज और पे करना है इन द सेंस 1 महीना या 3 महीने के अंदर वो पे हो जाना चाहिए, ठीक है। तो ये था बैंक ओवरड्राफ्ट का कॉन्सेप्ट, ठीक है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ, वेस्टिंग एसेट्स। वेस्टिंग एसेट्स क्या होता है, इसको एक एक वर्ड टू वर्ड हम लोग पढ़ते चलेंगे। एसेट्स whose value goes on declining with the passage of the time are called wasting assets, ठीक है। ये एसेट्स ऐसी होती हैं जो कि टाइम के साथ धीरे धीरे खत्म हो जाती है, ठीक है। These assets are exhausted completely and which cannot be replaced in the normal way, ठीक है। पूरी तरीके से, तो कहने का मतलब है ये एसेट्स पूरी तरीके से खत्म हो जाती हैं और उनको रिप्लेस नहीं किया जा सकता है, ठीक है। अब फॉर डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ द वेस्टिंग एसेट्स द वर्ड डिप्लीशन इज यूज्ड, ठीक है। कहने का मतलब ये कि जैसे कि हम लोग फिक्स्ड एसेट्स के लिए हम लोग वर्ड डेप्रिसिएशन यूज करते हैं, इनटैंजिबल एसेट्स के लिए हम लोग वर्ड एमोर्टाइजेशन यूज करते हैं, वैसे हम लोग वेस्टिंग एसेट्स के लिए जो टर्म है वो डिप्लीशन यूज करते हैं, ठीक है। अब एग्जांपल क्या है इसका, कोल माइंस है, ऑयल वेल्स है। समझते हैं कैसे है कि जब आप देखेंगे कि कोल माइंस में से कोयले की खान को जो निकाली जाती है, तो आप क्या देखते हो कि उसमें से धीरे धीरे खान है ना, धीरे धीरे खान होते हैं, उसमें से वो डिप्लीट हो जाते हैं, वो धीरे धीरे खत्म होने लगते हैं, ठीक है। धीरे धीरे क्या होते हैं, वो खत्म हो जाती हैं, क्योंकि वो आपकी नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस है, उसको फिर से नहीं बनाया जा सकता है, ठीक है। कोल तो निकल गया लेकिन खान उसमें से रह गई, आप उस खान का क्या करेंगे, तो वो पूरी तरह से खत्म हो जाता है, ठीक है। ये नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज एनर्जी, उसका फिर से आप यूज नहीं कर सकते या फिर से आप नहीं बना सकते। तो ये है मेरा वेस्टिंग एसेट्स का कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट एसेट्स पर, दैट इज लिक्विड एसेट्स। लिक्विड एसेट्स क्या होता है समझते हैं। लिक्विड एसेट्स इट इज ऑल्सो नोन एज क्विक एसिड्स। क्विक एसिड्स जो कहते हैं वो इसी आपको डेफिनेशन मिल जाएगा। एसिड्स दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश फास्टर देन करंट एसिड्स आर कॉल्ड लिक्विड एसिड्स, ठीक है। वो एसिड्स जो करंट एसिड्स से भी तेजी से कैश में कन्वर्ट हो जाए उसे कहते हैं हम लोग लिक्विड एसिड्स, ठीक है। जैसे कि मैंने बता दिया पिछले क्लास में करंट एसिड्स क्या होता है। करंट एसिड्स वो होते हैं जो एक साल के अंदर ही कैश में कन्वर्ट हो जाए, उसे करंट एसिड्स कहते हैं, ठीक है। अब जो लिक्विड एसिड्स होता है ना, वो आप बेसिकली कह सकते हो कि वो 3 महीने के अंदर, मतलब फास्टर पूछा है ना, या मच फास्टर यहाँ वर्ड लिखा हुआ है, फास्टर पूछे तो फास्टर मतलब 3 महीने के अंदर, मिनिमम टाइम जो 3 महीने का रहेगा उसे हम लोग लिक्विड एसिड्स कहेंगे, जो तुरंत तुरंत कैश में कन्वर्ट हो जाए 1 साल के अंदर, ठीक है, उसे हम लोग लिक्विड एसिड्स कहते हैं, ठीक है। इट इन्वॉल्व द पीरियड ऑफ मिनिमम 3 मंथ्स। ऑल करंट एसेट्स आर लिक्विड एसेट्स, मतलब जितने भी करंट एसेट्स हैं आप लिक्विड एसेट्स उनको कह सकते हो, लेकिन एक्सेप्ट प्रीपेड एक्सपेंसेस एंड क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। अभी क्यों है उसका रीजन हम बताएंगे आपको अगले वीडियो में, ठीक है, क्योंकि इसी पर एक कॉन्सेप्ट है प्रीपेड एक्सपेंसेस क्लोजिंग स्टॉक, उसी में हम आपको क्लियर कर देंगे, ठीक है। तो अब लिक्विड एसेट्स कैलकुलेट कैसे करते हैं। लिक्विड एसेट्स कैलकुलेट करने के लिए आपके सामने फॉर्मूला रखा हुआ है, करंट एसेट्स माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस प्लस क्लोजिंग स्टॉक। ये आपका जो फॉर्मूला है वो जब आप रेशियो एनालिसिस क्लास 12th में करोगे तब जाके फॉर्मूला आपको वहां पर यूज करना होगा। अभी ऐसे थ्योरी के तौर पर अगर पूछ दिया लिक्विड एसिड्स क्या होता है तो आप इलेबोरेट कर सको, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा फॉर्मूला डाल दिया है, ठीक है। तो ये था लिक्विड एसिड्स और वेस्टिंग एसिड्स का कॉन्सेप्ट, होप सो आपको क्लियर हुआ होगा। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पर। ये स्लाइड जो है मैंने रखा है आपको 2 इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी समझाने के लिए, ठीक है, विद एग्जांपल से। फिर इसके बाद वाला स्लाइड जो रहेगा फिर मैं आपको उसके डेफिनेशन से कनेक्ट करवाऊंगा। तो समझते हैं क्या है वो 2 टर्म, और उस 2 टर्म का नाम है कंटिंजेंट लायबिलिटी और कंटिंजेंट एसेट्स, ठीक है। तो सबसे पहले कंटिंजेंट लायबिलिटी को समझते हैं, फिर कंटिंजेंट एसेट्स को समझेंगे, ठीक है। ये बी माने बिजनेस, ठीक है, और ठीक है, हम सबको पता है कि एक बिजनेस का मेन काम होता है बाइंग ऑफ गुड्स एंड सेलिंग ऑफ गुड्स, ठीक है। क्या होता है, बाइंग ऑफ गुड्स एंड सेलिंग ऑफ गुड्स, ठीक है। बिजनेस क्या करता है, बिजनेस सप्लायर से गुड्स खरीदता है और कस्टमर को बेच देता है, ठीक है। बिजनेस क्या करता है, बिजनेस सप्लायर से गुड्स खरीदता है और उसको कस्टमर के पास बेच देता है, ठीक है। तो इतना तो हम सबको मालूम है, ठीक है। सपोज वी आर बिजनेस, ठीक है, सपोज करिए हम लोग बिजनेस है और हम लोग ने सप्लायर से 1 लाख का गुड्स खरीदा है क्रेडिट पर। कितने का खरीदा है, 1 लाख का,
ठीक है, 1 लाख का गुड खरीदा है क्रेडिट पर, ठीक है। सो उधार पे लिया तो ही बिकम्स अ क्रेडिटर, ठीक है, क्या बन गया वो हमारा क्रेडिटर, ठीक है। अब जो सामान हम लोग ने खरीदा है, क्रेडिटर ने बोला कि हम लोगों को पेमेंट कर लेना पड़ेगा उसको 31/12/2020 को ड्यू डेट पर, यानी कि 31/12/2020 को, ठीक है। हम लोग ने एक्सेप्ट कर लिया कि हम लोग इस दिन को पेमेंट कर लेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ कि जब ये डीड आया तब क्रेडिटर ने बोला कि उसको तो 1,20,000 मिलने वाला है हम लोग से। कितना मिलने वाला है? 1,20,000 से 1,20,000 मिलने वाला है हम लोग से, ठीक है। लेकिन हम लोग के हिसाब से वी नीड टू पे हिम ओनली 1 lakhs ओनली, ठीक है। हाउ मच वी नीड टू पे हिम? 1 lakhs ओनली। तो इधर क्या होगा, हमारे और क्रेडिटर के बीच क्या होगा? डिस्प्यूट क्रिएट होगा, ठीक है। हमारे और क्रेडिटर के बीच क्या होगा? डिस्प्यूट क्रिएट होगा, ठीक है। तो क्या होता है, हम लोग और क्रेडिटर कोर्ट में जाते हैं, डिस्प्यूट क्रिएट होगा तो ऑब्वियस सी बात है हम और क्रेडिटर कोर्ट में जाएंगे, ठीक है। कोर्ट में जाते हैं, केस फाइल करेंगे। क्या करेंगे? केस फाइल करेंगे। बेसिकली केस ऐसा होगा कि क्रेडिटर बोलता है कि उसको 1,20,000 मिलना है और हम लोग बोलते हैं नहीं, वह हम लोग को 1 लाख पे करना है, ठीक है। तो केस रजिस्टर हो जाता है। क्या होता है? केस रजिस्टर हो जाता है, ठीक है। केस रजिस्टर हो जाता है। अब एक दिन में तो फैसला नहीं आता, तो केस क्या हो गया? पेंडिंग हो जाता है, ठीक है। अब इस केस के 2 आउटकम हो सकते हैं। क्या? अब इस केस के 2 आउटकम हो सकते हैं, या तो केस क्रेडिटर के फेवर में होगा या तो केस बिजनेस के फेवर में होगा। या तो केस क्रेडिटर के फेवर में होगा या तो केस बिजनेस के फेवर में होगा। तो क्रेडिटर के फेवर में अगर केस जाता है तो वी नीड टू पे हिम एक्स्ट्रा 20,000, ठीक है, एक्स्ट्रा 20,000। अगर केस बिजनेस के फेवर में जाता है तो हमें 20,000 एक्स्ट्रा नहीं पे करने पड़ेंगे, तो हमें 20,000 एक्स्ट्रा नहीं पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो 20,000 ये जो है ना मेरा, ये जो 20,000 है ना, दैट 20,000 इन अ कंटिंजेंट लायबिलिटी, सो इट इज डिपेंडेंट ऑन हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट। केस का 2 आउटकम्स बना, ठीक है, या तो वो होगा या तो वो नहीं हो गया। तो केस हमारे फेवर में रहेगा तो केस बिजनेस फेवर में रहेगा। तो कितना अमाउंट रहा? तो 20,000 ये हमारा कंटिंजेंट लायबिलिटी है, ठीक है। तो होप्स आपको कंटिंजेंट लायबिलिटी का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टर्मिनोलॉजीज की तरफ, ठीक है। और ये जो कंटिंजेंट लायबिलिटी कंटिंजेंट एसेट्स है, मैं इसको थोड़ा शॉर्ट में करवा रहा हूँ क्योंकि ये जब आप बैलेंस शीट फाइनल अकाउंट्स पढ़ाएंगे तो उसमें ये कॉन्सेप्ट आएगा और उसमें मैं आपको और अच्छे से डिटेलिंग में आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टर्मिनोलॉजीज की तरफ जिसका नाम है कंटिंजेंट एसेट्स, ठीक है। कंटिंजेंट एसेट्स वही सेम केस लेते हैं कंटिंजेंट एसेट्स में जो कंटिंजेंट लायबिलिटीज का लिया था, ठीक है। मालूम है बिजनेस में क्या होता है? 2 पर्पस होते हैं, एक होता है सेल करना, एक होता है बाय करना, ठीक है, ठीक है। बिजनेस में सेल करना और बिजनेस में बाय करना, ठीक है। कस्टमर, यही चीज वही वही केस है, मैं फिर से ले रहा हूँ, कस्टमर, ठीक। अब यहाँ हम लोग ने क्रेडिट पे परचेज किया है, ठीक है। क्या किया है? क्रेडिट पे परचेज किया है। तो इसके पीछे जो हमारा कॉन्सेप्ट आएगा वो आएगा डेटर्स, ठीक है। इसके पीछे क्या आएगा? डेटर्स का कॉन्सेप्ट आएगा, ठीक है। वही केस सपोज हम लोग ने कस्टमर वही गुड्स 1,20,000 रुपए में सेल किया। कितने में सेल किया? 1,20,000 में सेल किया, ठीक है। 1,20,000 में सेल किया। कब सेल किया? वही ड्यू डेट पर 31/12/20 को सेल कर दिया ये गुड्स, ठीक है। क्रेडिट में सेल किया तो ऑब्वियस सी बात है ये बिकम्स आर डेटर्स, ठीक है। कस्टमर को हम लोग ने ड्यू डेट 31/20, उसने कस्टमर को ड्यू डेट दिया कि इतने तारीख को आप लोग को पेमेंट करना है, ठीक है। उसने एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। जब ये डीड आया तो कस्टमर बोलता है कि मैंने आप लोग से 1 लाख में गुड्स पूरा मैंने आप लोग से 1 लाख में गुड्स परचेज किया है और ही वांट्स टू पे अस रुपीज 1 लाख, ठीक है। तो फिर वही चीज होगा, केस होगा, ठीक है, रजिस्टर होगा केस, ठीक है, डिस्प्यूट क्रिएट होगा, सॉरी डिस्प्यूट क्रिएट होगा। फिर हम लोग कोर्ट पे जाएंगे, फाइल रजिस्टर करेंगे, ठीक है, फाइल केस करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होगा? फिर वही केस का फैसला इतना जल्दी आता नहीं है, पेंडिंग हो जाएगा, 2 आउटकम बनेंगे, ठीक है। तो या तो ये
केस डेटर के फेवर में होगा या तो बिजनेस के फेवर में होगा। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू दिस वी हैव टू पे 20,000 एंड दैट 20,000 इज आवर कंटीजेंट एसेट्स। कंटीजेंट एसेट्स बिजनेस के फेवर में आएगा तो हमारे लिए इकोनॉमिक बेनिफिट हो जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट था मेरा कंटीजेंट लायबिलिटी और कंटीजेंट एसेट्स का। ठीक है, ये भी टर्म आपको बैलेंस शीट में मिल जाएगा। मैं आपको और डिटेलिंग में आपको क्लियर कर दूंगा। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड शेयर की तरफ। नेक्स्ट स्लाइड शेयर है मेरा डेफिनेशन के तौर पर। समझते हैं क्या है। इन प्रैक्टिकल वर्ल्ड देयर आर मेनी ट्रांजैक्शंस दैट अकर हुज फाइनल आउटकम इज नॉट ऑलवेज नोन एट द टाइम। ठीक है, आजकल की सिचुएशन में जो हमारी प्रैक्टिकल वर्ल्ड है उसमें बहुत सारे ऐसे ट्रांजैक्शंस होते हैं जिसका हमें फाइनल रिजल्ट हमें नहीं पता रहता है कि उस टाइम क्या होगा हमारा फाइनल रिजल्ट। ठीक है, सच इंसिडेंट्स इन्वॉल्व लिटिगेशन, इंश्योरेंस क्लेम्स, डिस्प्यूट्स। वही डिस्प्यूट मैंने एग्जांपल बताया। ठीक है, तो ये सारे इंश्योरेंस से भी रिलेटेड, कुछ क्लेम है तो उससे भी रिलेटेड। तो ये सारे इंसिडेंट्स जो कि हैं वो मेरे फाइनल आउटकम हमको बहुत इतनी आसानी से नहीं देते हैं। ठीक है, सो एनी लायबिलिटी अराइजिंग इन दैट सिचुएशन इज कॉल्ड कंटीजेंट लायबिलिटी। और कोई भी लायबिलिटी उस सिचुएशन में अराइज होती है तो उस सिचुएशन कहते हैं हम लोग कंटीजेंट लायबिलिटी। इन अदर वर्ड्स कंटीजेंट लायबिलिटी इज अ लायबिलिटी दैट मे और मे नॉट हैपन। या तो वो होगा या तो वो नहीं होगा। तो इस कॉन्सेप्ट कहते हैं वो कंटीजेंट लायबिलिटी। नेक्स्ट आता है मेरा कंटीजेंट एसेट्स। कंटीजेंट एसेट्स क्या होता है? इट इज एन इकोनॉमिक बेनिफिट फॉर द कंपनी। कंपनी के लिए इकोनॉमिक बेनिफिट है। क्यों बेनिफिट है? या तो बिजनेस को कैश मिलेगा या तो बिजनेस को एसेट्स मिलेंगे। ठीक है, इट डज नॉट करेंटली एग्जिस्ट बट में अराइज इन नियर फ्यूचर। ये करेंटली एग्जिस्ट नहीं करता लेकिन उसको फ्यूचर में ये अराइज होने के चांसेस हो सकते हैं। ठीक है, occurrence of such contingent assets depend upon the occurrence or non-occurrence of particular set of events over which company itself does not have control over that। ठीक है, the occurrence of such या तो इस रिजल्ट्स का या तो occurrence of such contingent assets। ठीक है, या तो contingent assets अकर हो रहा है वो डिपेंड करता है इवेंट्स पर। ठीक है, या वही मैंने बताया इससे पहले वाला एग्जांपल कि मतलब कि या तो केस या तो जो आउटकम होगा वो या तो फेवर में होगा या तो नॉन फेवर में होगा। ठीक है, तो यही तो जिस पे बिजनेस का जिस पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है वो केस कोर्ट पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये था मेरा कंटीजेंट लायबिलिटी और कंटीजेंट एसेट्स का कॉन्सेप्ट। हो तो आपको क्लियर हुआ होगा। तो आज वीडियो को बस इतना ही रखते हैं, कल कुछ और अपने टर्मिनोलॉजीज पर चलेंगे। टिल देन स्टे सेफ, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।